साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी करनाल के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी। जानना चाहेंगे कि आज के समय में आपको बता दें कि लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। किसान आंदोलन बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कभी किसी बॉर्डर से, कभी किसी बॉर्डर, कभी सिंगू बॉर्डर की खबर आती है, कभी किसी असंध के बॉर्डर की खबर आती है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के अग्रसर हैं और सरकार है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। केंद्रीय स्तर पर भी प्रस्ताव भेजा गया था किसानों की भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बातचीत करने के दौरान उनको बुलाया भी गया था और आपस में किसानों की एक समझौता बन जाए या आपसी समझौता कोई बन जाए, कोई निष्कर्ष निकले, उसको लेकर के प्रस्ताव भी रखा गया था जो केंद्रीय नेतृत्व ने ठुकरा दिया है और इसको लेकर के लगातार आंदोलन चल रहे हैं। जैसे आज भी लिखा गया था कि प्रेस नोट में कि कांग्रेस के वो किसान जो नेता हैं या किसान हैं करनाल के या हरियाणा के अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर के जिला जो कार्यालय है लघु सचिवालय उनका घेराव भी करेंगे। तो इस तरह के लगातार आंदोलन चलते आ रहे हैं। कभी मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है, कभी खट्टर जी का पुतला फूका जा रहा है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि यह किसान ही नहीं है, ये खालिस्तानी है और कुछ कहते हैं कि किसान कुछ है जो बेकाबू में आए हैं, लेकिन ज़्यादा एडिड है, यानी कि जो विदेशी फंडिंग द्वारा ये जो चलाए जाते हैं आंदोलन वो है। अब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरदार जी, आपका सच समाचार में स्वागत है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आंदोलन पूरा चरमराया हुआ है और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन तो हमेशा होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने एक वादा किया था और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने कि किसानों की आय दोगुनी होगी। और हरियाणा के अंदर जो अभी राज्यसभा में गए सुभाष बराला जी और नंगे बदन सड़कों पे उन्होंने प्रदर्शन किए और ये मांग की भी किसानों की मांग पूरी नहीं की जाती तो क्यों ना सरकार बदल दी जाए। लोगों ने सरकार बदल दी, हमने खुले मन से स्वागत किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी दी थी किसानों की आय दुगनी होगी, एमएसपी की गारंटी उन्होंने की थी भी पूरा करेंगे और किसानों के हित में के बहुत सारे उन्होंने फैसले की लुभावने नारे लगाए थे, लेकिन एक भी जब पूरा नहीं किया तो किसानों के पास और कोई हथियार नहीं था, स्वयं प्रदर्शन किया। और किसानों के पास सवारी नहीं होती, किसानों को रहने की जगह नहीं होती, सड़कों के ऊपर उन्होंने ट्रैक्टरों को अपने तिरपाल डाल के रहने का स्थान बनाते हैं, एक माध्यम बनाते हैं जाने का, पहुंचने का। तो ट्रैक्टरों के माध्यम से पहले भी 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर में बैठे रहे। सर्दी, बर्फ, हनेरी, तूफान, गर्मी, हर तरह का सामना करते हुए 13 महीने बैठे रहे। 13 महीने के बाद 850 किसान शहीद होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन भी संवेदना प्रकट नहीं की। बजाय इसके अडानी के पोता हुआ उसके घर मुबारकबाद देंगे और किसानों की शहादत पर उन्होंने 2 आंसू नहीं बहाए। 13 महीने के बाद गुरु नानक देव जी की जयंती पर उन्होंने कहा भी मैं जो काला कानून है वापस लूँगा और किसानों ने खुशी जाहिर की और साथ ही कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई जो किसानों को मैंने हल्के में लिया। लेकिन उसके बाद भी 2 साल बीत जाने के बाद अब फिर किसानों के पास कोई हथियार नहीं है। अभी कोई भाई कह रहा था भी उन्होंने पतंग के माध्यम से ड्रोन कराने की कोशिश की। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था भी हथियार कौन सा काम का, उन्होंने कहा जब मौके पे काम आए। ड्रोन का मुकाबला गोली से कर नहीं सकते थे तो पहले उनका नाम पे खालिस्तानी लगा दिया गया। पतंग उड़ाने से भी अगर सरकार गिरती है तो ये सरकार बड़ी कमज़ोर है, इसलिए किसानों के पास कोई और चारा नहीं था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झूठी वाह लूटने के लिए बॉर्डर से भी 500 मीटर अंदर भेजकर अपनी पुलिस को, और मैं तो दूसरा इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, कटाक्ष करना चाहता हूँ, पुलिस मुलाजिम कम से इन्होंने अपने हायर किए हुए बदमाश आदमियों को जीन डलवाकर, पेंट डलवाकर वहाँ पर उनका मुकाबला करने लिए भेजा जिनकी किसी के साथ हमदर्दी नहीं थी। हमारे पुलिस वाले भाइयों को फिर भी हमदर्दी होती है, उन्होंने जाके गोली लगाई, गोली मारी और हज़ारों जो थे हथगोले वो फेंके गए। इस तरह तो हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब लड़ाई होती है तब भी नहीं हमने देखा भी इतने ज़्यादा उनको गोलियाँ बरसानी पड़े, तब गोले बरसाने पड़े। अफसोस इस बात का जो चाइना बॉर्डर पर
हिम्मत नहीं जुटा सके, उन्होंने जाके हरियाणा बॉर्डर पर अपनी हिम्मत जुटाई। हमारे किसान शहीद हो गए, कुछ किसानों को उठाकर हरियाणा के जेलों में फेंक दिया, कईयों में 307 के पर्चे दर्ज हो गए। मैं नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल खट्टर जी को कहना चाहता हूँ, ये खाली एक बरादरी नहीं, एक किसान है। किसान बरादरी में 36 बरादरी के लोग आते हैं। इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना सरकार तो वैसे ही जानी है, तय है, लेकिन किसान कभी माफ़ नहीं करेगा। जैसे हमने कई बार देखा है पंजाब के अंदर हमारे गुरुओं के ऊपर भी जब किसी कटाक्ष करा, उनकी समाज बनी हुई है, लोग उसको जूते मारते हैं। ऐसे बीजेपी लोग समाज बनेगी तो लोग जूते मार के निकला करेंगे और कह दिया जाएगा अभी जो इससे आएगा वो जूते मार के आएगा। ऐसा बीजेपी के लीडरों का हाल होने वाला है, खास करके जो उन लीडरों का जो भाईचारे को खराब करे, उन लीडरों का। भाजपा के नेता, शीर्ष नेता ये कहते हैं कि अब की बार 75 पार, अब की बार 400 पार। ऐसी कौन सी इनके पास ज्योतिष विद्या है, ऐसी कौन सी इनके पास पुस्तक है कि जिसको देख करके पढ़ करके ये एकदम से भविष्यवाणी करते हैं और ये अपनी भविष्यवाणी पे खरे उतरते हैं? उसका क्या राज है? देखिए, अभी चंडीगढ़ में आपने इसका जवाब ले लिया। चंडीगढ़ भी इन्होंने सब तरह के हथकंडे अपनाकर अपना मेयर बना लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके मनसूबों पर पानी फेरते हुए उनके गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरा हिंदुस्तान में उसकी गूंज हुई, देशों विदेशों में उसकी गूंज हुई। यही हथियार उन्होंने इस्तेमाल करना है। हमारी जुडिशरी एक ऐसा सहारा है, या राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन अफसोस मैं राष्ट्रपति महोदय की इज्जत करता हूँ, वो नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को बोना साबित ना करें। तो राष्ट्रपति तकड़े हों, हिंदुस्तान को बचाए, हिंदुस्तान की महिलाओं को बचाए, हिंदुस्तान के लोगों को बचाए, या जुडिशरी ऐसी है जो हिंदुस्तान के लोगों को बचा सकती है। वरना ईवीएम के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और जितने हथकंडे हैं इनके मनसूबे हैं, उनके माध्यम से ये सत्ता पर कब्जा होना चाहते हैं। लेकिन कुछ आप पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर सरकारें जो बनी हैं, जिनका कहते थे कि राजस्थान के अंदर तो बड़ा कुछ कांग्रेस की सरकार रिपोर्ट दोबारा से रिपीट होनी थी, गहलोत सरकार ने बड़े कुछ किसानों के लिए, आम मध्यम वर्ग के लिए और छोटी जातियों के लिए बड़ा कुछ उनको पैकेज और राहत दी थी इस तरह से, लेकिन वहाँ पर एकदम से परिवर्तन हो गया। और आप पार्टी के नेता कहते हैं अगर वहाँ पर इस तरह से कोई जाँच होती है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाँच कौन करेगा? हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सरकार के अधीन नहीं है? जाँच करेगा कौन? आपने भी इसकी केस शिकायत करनाल के मीना साहब के सामने उठाई थी, क्या जांच हुई? मैंने मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में 2 पत्र दिए जब मेरे घर में मेरी सिस्टर अफसोस करने लिए आए, क्या जांच हुई? मैंने 50 पत्र एसपी डीसी को दे दिए, क्या जांच हुई? क्या करनाल के अंदर चोरियां, भ्रष्टाचार रुक गया? क्या करनाल भ्रष्टाचार सिटी नहीं बना? क्या करनाल क्राइम सिटी नहीं बना? क्या भ्रष्टाचार का हब अगर है तो सीएम सिटी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री का हम लोगों के साथ मिलना जुलना है? क्या मुख्यमंत्री कोरोना के दौरान कभी करनाल में आए? क्या मुख्यमंत्री कभी दुख और सुख में शामिल हुए? ऐसे ही है सारी जगह है, इसलिए जाँच होनी नहीं है। हम जाँच की आवाज़ उठाएँ। 25 लाख की चोरी हुई दिशा केंद्र में, क्या वो मिल गई? बताओ। एक हमारे इंस्पेक्टर था मोहनलाल, जो चोरियां ढूंढने में एक्सपर्ट थे, उसको उठाकर कुरुक्षेत्र भेज दिया। इसका मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय करनाल की जनता के हित की बात नहीं करते। तो करनाल के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार ये आंदोलन भी हो रहा है किसानी की, अगर हम बात शुरुआत करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं उनका साथ देती नहीं आती, जबकि आप ये भी कह चुके हैं कि किसानों का हक मिलना चाहिए, एमएसपी की जो उनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। तो आप खुल के क्यों नहीं आगे आ रहे हैं किसानों के साथ? नहीं, खुल के आप कैसे कह रहे हो? क्या मैं तलवार लेकर करनाल की सड़कों पर चले? क्या करनाल के कांग्रेस के लोग हथगोले लेकर सड़कों पर चले? क्या करनाल के कांग्रेस के लोग रवादार बंदूकें निकाल के सड़कों पर चले? ये नहीं होता, आवाज़ ही होती है। किसान सड़कों पे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और कह रहे हैं, खाली मैं ही नहीं कह रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं, हमारे उदय भान जी कह रहे हैं, हर एक लीडर कह रहा है किसानों के साथ हैं। लेकिन किसानों के साथ अभी जब हज़ारों किसान वहाँ खड़े थे, क्या पुलिस के आगे चली? हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम कह सकते हैं, राजनीतिक लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं जब सरकार आएगी हम ये बातें पूरे करेंगे। ये तो राहुल गांधी ने भी कहा है। लेकिन करे राजनीतिक लोग हाथ में तलवार लेकर, हाथ में लठ लेकर ड्रोन का मुकाबला करने के लिए नहीं जा सकते। तो यदि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के मसले हैं लगातार। अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल में इस तरह से बहुत सारे मसले हैं, चाहे वह पुलिस का मसला हो, कोई भी केस होता है
लोग प्रताड़ित होते हैं तो वो पुलिस में जाते हैं, कल को उसी का केस झूठा कर जाता है। ऐसे बहुत सारे केस सामने आ गए हैं जिसमें लोग ये कह चुके हैं जी हमने तो पुलिस को एप्लीकेशन दी थी लेकिन हमारे मुकदमे को ही झूठा कर दिया। तो इस तरह से ये हो रहा है, तो केस इस बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, जब मैंने एक बात कह दी, सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का हब बन गया। 8,000 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से करनाल में आया है, श्वेत पत्र की मांग करता हूँ जारी करें, बताएं कहाँ स्मार्ट सिटी। एक ब्लाइंड भाइयों के लिए, नेत्रहीन भाइयों के लिए 6.5 करोड़ की सड़क बनाई है। मुख्यमंत्री महोदय अगर आंखें खोल के उसको चल के दिखा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, मेरे साथ उस सड़क पर चल के दिखा दें आंखें खोल कर, ब्लाइंड तो दूर की बात, तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूँगा। करनाल के अंदर ई दिशा केंद्र बंद, ई रिक्शा चार्जिंग बंद, नाइट बस सर्विस बंद, नाइट मार्केट बंद, ई शौचालय बंद, नाइट सर्विस बंद, बसेस बंद। कौन सा ऐसा करनाल में जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने ढोल बजाकर उद्घाटन किया और बंद न हुआ, सारे बंद हो गए। अगला दौड़ पीछा छोड़, क्या बताओ? साइकिल सेवा शुरू की थी, वही बंद हो गई। बताओ ना कौन सा चला, एक तो बताओ कौन सा चला? बजाय हाँ, उन्होंने भ्रष्टाचार का उद्घाटन नहीं किया था, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अगर उसका उद्घाटन करते वो भी बंद हो जाता, हम करनाल के लोग खोज देते। तुम्हारे आईडी का क्या हाल है, जो हमारे गरीबी रेखा वाले कार्ड है उनका क्या हाल है, राशन डिपों का क्या हाल है। लेकिन बिना खर्ची पर्ची तो सरकार ने बंद कर दी है, ना खर्ची चलती ना पर्ची चलती। जब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर क्या इनको करोड़ों रुपये नहीं मिला? क्या मशीनों से नोट नहीं गिनेंगे? जब पब्लिक सर्विस कमीशन जहाँ नौकरियाँ मिलती हैं उस ऑफिस के अंदर ही करोड़ों रुपये पकड़े गए और मशीनें ले आके उनकी गिनती की गई, उसके बाद बात क्या रह जाती? कुछ भी नहीं रह जाती। क्या गोल्डन जो MLA हैं उनके लड़के पर 40 लाख के इल्ज़ाम नहीं लगे, उसकी इंक्वायरी हुई? क्या ये घीड़ वगैरह के लोगों के ऊपर, मियाँ बीबी के ऊपर मुकदमा बढ़ा, क्या उसकी इंक्वायरी हुई? क्या जो पकड़े गए, पैसे पकड़े गए, चाहे वो हमारे तहसीलदार हों, चाहे वो DTP हों, चाहे एक्सिन हो, चाहे SC हो, चाहे पब्लिक हेल्थ, कितने आदमी पकड़े गए? क्या हुआ? कुछ हुआ तो बताओ। मुख्यमंत्री महोदय आए, 4 आदमी सस्पेंड कर दिए, बाद में अनिल विज जी आए, 4 आदमी सस्पेंड कर दिए, हुआ क्या? कहाँ है? इसलिए ये हाथी के दांत कहने को हो रहा, ये करनाल एक बड़ा पीसफुल शहर था हमारा, इसका नाश करके रख दिया। करनाल शहर को खत्म कर दिया। राजा करण की धरती जहाँ सवा मन सोना रोज दान होता था, आज वहाँ लोग सोना लूट रहे हैं। आज सरेआम चोरियाँ हो रही हैं, सरेआम चकारियाँ हो रही हैं, चाकू की नोक पर बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, नाइट जो सी गश्त थी वो बंद हो चुकी है, भ्रष्टाचार का बोल बना है। कहाँ क्या बात कर रहे हैं? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना 800 करोड़ देकर, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दलालों के चुंगल में है, दवाइयाँ मिलती नहीं, मशीनें हैं नहीं, फिर ये कहते हैं अपनी पीठ थपथपाते हैं। किस बात के लिए? कहाँ बोलते हैं ये? क्यों बोलते हैं? सारी बातें जी साथियों, ये वही त्रिलोचन सिंह जी हैं जिनके पास एक भी अगर हम सवाल पूरा करते हैं तो लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। और ये आज से नहीं है, बहुत शुरू से ही संघर्ष करते आ रहे हैं करनाल वासियों के लिए, और एक आईना दिखाने का काम करते हैं। जब जब भी कोई ऐसी बात घटना घटती है तो लोग त्रिलोचन सिंह जी के पास आ जाते हैं। त्रिलोचन सिंह जी वैसे तो धरातल के व्यक्ति हैं, हर समय सुख दुख में भी शरीक होते हैं और किसी भी समस्या हो तो उसमें भी शरीक होते हैं, और लगातार सरकार के जनता के जो बीच के एक वादे थे या जो समस्याएं थी वो भी उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो समस्याएं हैं लगातार किसी का समाधान होता हुआ नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि खाली मैं लोगों की है और शौक से सोचा, भले भी बीजेपी के दक्ष रहे हूँ, करनाल की वो हमारे भाई है, हमारे दुख से साथी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आप तो मिलकर भी आए थे दोस्त? मैं उनको मिल के आया, मुख्यमंत्री की कोठी पर घराव की हमने मेमोरेंडम दिया कि मुख्यमंत्री महोदय ये क्या गुंडा कर दिया। जब करनाल में चोरियाँ हुई हमने नारा लगाया, सोई सरकार है, चोरियों की भरमार है। जब संविधान की बात हुई हमने नरेंद्र मोदी हटाओ संविधान बचाओ, हमें अरेस्ट किया गया, हमारे साथ कानूनी तरीके मुकते रहे। हमने जब राहुल गांधी जी को जब बुरा बोला मनोहर खट्टर जी ने, हमने रेल रोको अभियान किया। हर मुद्दे पे हम करते हैं, लेकिन ये शोक सरिजा साथ हुई, बीजेपी के नेताओं के साथ हुई, तब भी हम खड़े थे। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी के वाला हम साथ जाती हुई हम ताली भी जाएंगे ना, हमारे भाई हैं। किसी भी बीजेपी वाले के साथ जाती होगी हम खड़े मिलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे।
तो ये वही त्रिलोचन सिंह जी हैं जब अशोक सुकीजा का मार पिटाई हो जाती है, कोई लड़के मार के चले जाते हैं, मुख्यमंत्री और सांसद भी उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे थे, लेकिन सरदार त्रिलोचन सिंह जी ऐसे व्यक्ति जो सबसे पहले पहुंच गए थे वहाँ मिलने के लिए। और इन्होंने ही हमारे को फ़ोन पे सूचना दी थी कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथी हैं, ऐसे ऐसे करके उनको जो है ना कुछ शरारती तत्वों ने उनको मारा है। और एक बार हम ये ज़रूर खबर चलाएं कि हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा। ये बड़ा एक गंभीर क्वेश्चन था पूरे करनाल पर। और इस तरह के बहुत ज़्यादा समस्याएं लगातार चल रही हैं। और आपको बता दें कि हमारे भी साथी थे, एक अभी जिसने IAS का एग्ज़ाम किया था, उसको भी मिलकर कुछ साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अभी तक उसकी भी जांच पूरी नहीं हुई है। उससे पहले और कुछ लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के SC कम्युनिटी की एक महिला को मारा पीटा। 2 DSP ने उसका मुकदमा ही कैंसिल कर दिया, कोई भी एक धारा नहीं लगाई है। SC कम्युनिटी की एक महिला थी और रायपुर रडान का मामला था। मैं कहना चाहूँगा तो दोनों DSP ने, इंद्रिय और करनाल के दोनों DSP ने मिलकर के उसका मुकदमा ही झूठा बना दिया। कहते हैं ये तो झूठा मुकदमा है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एक पत्रकार होने के नाते हमें भी बड़ी इस चीज़ की वो आती है कि हम अगर अपनी सच्चाई की खबरों को अगर कहना भी चाहें, चलाना चाहें, हमें भी बड़ा ये होता है कि इसको चलाएं या ना चलाएं, बोले या ना बोले। लेकिन साथियों, मेरा फ़र्ज़ है कि हम एक पत्रकार हैं, जनता की समस्या, जनता के, सरकार के विकास कार्य, जनता के कोई समस्या का उठाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम ये नहीं उठाएंगे तो फिर पत्रकार किस बात के हुए। पत्रकार है जनता और सरकार के बीच का लाइजन। जो हमारी समस्याएं हैं, जन कल्याणकारी नीतियां जो चल रही हैं, सरकार चला रही है, उनको जनता तक पहुंचाना, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये एक मीडिया एक माध्यम है। और उस माध्यम को यदि आप चौथे स्तंभ को भी अगर आपके ऊपर ये आ जाएगा कि इसको ये ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए, तो एक तरफा हम नहीं चला सकते। तो इस तरह से हमें भी बड़ी इसकी बड़ी दुख होता है कि एक गरीब आदमी को जब इंसाफ नहीं मिलता है और दर दर की ठोकरें खा करके, पैसे ख़राब करके, दिहाड़ी तोड़ करके, बसों के किराए भुगत के पुलिस के पीछे फिरती है और पुलिस कहती है एक मुकदमा झूठा है। तो क्या हर आदमी कोर्ट तक पहुंचेगा? क्या कोई 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये वकीलों की फ़ीस दे करके न्याय मांगेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ तक तो वही पहुँचेगा जिसके पास पैसा होगा, जो वकीलों की फ़ीस दे सके। लेकिन जो BPL कैटेगरी में आ रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है, जिसके पास खाने तक के लाले पड़ जाते हैं कि शाम की रोटी कैसे पकेगी, सुबह का खाना कैसे पकेगा, वो क्या वकीलों में कोर्ट में जाएगा? नहीं जा सकता। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं तो उनको एक सख्ताई बरतें और गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, आम आदमी को न्याय मिले। ये हमारी आपसे अपील है। जुड़े रहिए अगली खबरों के लिए। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।